Good morning, students. Welcome to our class Macroeconomics, class 12. Today we are going to do chapter number 5, money. बेटा ये हमारी यूनिट 2 है, इसकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 2 है, मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग का फर्स्ट चैप्टर है मनी, और कंटिन्यूएशन में देखेंगे तो दिस इज चैप्टर नंबर 5, मनी। तो आज हम करेंगे मनी एंड बैंकिंग का फर्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 5, मनी। मनी हम सबको पता है बेटा क्या है। मनी का मतलब अभी तक सिंपली हमें ये पता है पैसा। मनी इज पैसा, ठीक है। पैसे जो है वो हमारी मनी है, बट ऐसा नहीं है स्टार्टिंग से ही मनी थी हमारे पास, स्टार्टिंग से ही हमारे पास करेंसी थी, पैसे थे, नहीं। बिफोर द एवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी के आने से पहले ऐसा नहीं है कि मनी आया तभी हमने लेन देन शुरू करा, तभी गुड्स खरीदने और बेचे जाने लगे, नहीं। दैट इज नॉट करेक्ट। बिफोर द एवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी के आने से पहले, मनी के आने से पहले भी ट्रांजैक्शंस होती थी, लेन देन होता था। मनी के आने से पहले बेटा ट्रांजैक्शंस होता था, और बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ मनी इकोनॉमिक एक्सचेंजेस आर नोन एज बार्टर सिस्टम। मनी के आने से पहले जो लेन देन होता था तो उसे हम क्या कहते थे? बार्टर सिस्टम। बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ मनी इकोनॉमिक एक्सचेंजेस took place are referred as barter system। पहले भी हमने बेटा 9-10 में बार्टर सिस्टम पढ़ा हुआ है, बहुत सिंपल है। हालांकि हमारे सिलेबस में इतना डिटेल्ड में अब ये नहीं है बार्टर सिस्टम, बट फॉर अ क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी, मनी को पूरी तरह से जानने के लिए वी हैव टू गो थ्रू अ लिटिल बिट थ्रू द बार्टर सिस्टम। हमें थोड़ा सा बार्टर सिस्टम का पता होना जरूरी है कि क्या होता है बार्टर सिस्टम, और क्या ऐसा था बार्टर सिस्टम में जिसकी वजह से मनी का इवोल्यूशन हुआ या मनी का इंटरवेंशन हुआ। तो बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ मनी इकोनॉमिक एक्सचेंजेस टुक प्लेस आर रेफर्ड टू एज बार्टर सिस्टम। मनी के आने से पहले बेटा इकोनॉमिक एक्सचेंजेस होते थे, यानी लेन देन होता था। इकोनॉमिक एक्सचेंजेस का मतलब है लेन देन, लेन देन होता था, जिसे हम कहते थे बार्टर सिस्टम। तो क्या है बार्टर सिस्टम? तो बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम commodities or goods are exchanged with commodities और गुड्स। बार्टर सिस्टम क्या होता है बेटा? बार्टर सिस्टम एक सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम अंडर विच कॉमोडिटीज एंड गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स और कॉमोडिटीज। बार्टर सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते हैं, गुड्स के बदले गुड्स खरीदे और बेचे जाते हैं। तो यहां पर मनी का कोई रोल नहीं होता। तो बार्टर सिस्टम के अंदर गुड्स और कॉमोडिटीज एक्सचेंज होती हैं, गुड्स और कॉमोडिटीज के ही बदले में। Economy under which barter system prevails known as CC इकोनॉमी। CC इकोनॉमी कह सकते हो, डबल सी इकोनॉमी कह सकते हो। क्या मतलब है CC इकोनॉमी का? कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी। कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी। तो वो इकोनॉमी या वो सिस्टम जहां पर बार्टर सिस्टम फॉलो होता है, किसी भी इकोनॉमी में अगर बार्टर सिस्टम फॉलो होता है या हो रहा था तो उस इकोनॉमी को बेटा हम कहते हैं सीसी इकोनॉमी, डबल सी इकोनॉमी। तो सीसी इकोनॉमी का मतलब है कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी। बस बार्टर सिस्टम की एक मेन पॉइंट जरूरी है यहां पर कि बार्टर सिस्टम कहां वर्क करता है।
barter system works only where there is double coincidence of bonds. Barter system works only where exists double coincidence of bonds. बार्टर सिस्टम सिर्फ वही वर्क कर पाएगा जहां पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होगी. व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब है बेटा साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ बोथ द बॉन्ड्स ऑफ बोथ द बायर्स एंड द सेलर्स. बायर और सेलर दोनों की इच्छाओं का एक साथ पूरा होना. जब हम कह रहे हैं कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी एक्सचेंज हो रही है, गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो एक पर्सन के पास जो गुड्स होंगे उसकी जरूरत सामने वाले पर्सन को होगी, बट वो पर्सन उससे अपने गुड्स तभी एक्सचेंज करेगा जब सामने वाले पर्सन के पास वो गुड्स अवेलेबल हो जिसकी जरूरत उस अनदर पर्सन को है. तो डेट इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. इसे हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स कहते हैं. क्या होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स? साइमल्टेनियस fulfillment of mutual bonds of both the buyers and sellers. बायर और सेलर्स की म्यूचुअल बॉन्ड का साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट. व्हाट इज साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट? साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट का मतलब है बेटा एक साथ पूरा होना. साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट का मतलब है एक साथ पूरा होना. सपोज आई एम गिविंग एन एग्जांपल. अ पर्सन ए, एक पर्सन है जिसके पास राइस है, एंड अनदर पर्सन इज बी जिसके पास व्हीट है, गेहूं. ए वॉन्ट्स व्हीट. ए को क्या चाहिए? व्हीट चाहिए. वो व्हीट किसके पास है? बी के पास है. तो ए बी से व्हीट लेगा. बी को क्या चाहिए? बी को राइस चाहिए, और वो राइस किसके पास है? ए के पास है. तो दोनों की इच्छाओं का पूरा होना जरूरी है. द बॉन्ड्स ऑफ बोथ द बायर्स एंड द सेलर्स हैव टू बी फुलफिल्ड विद इन द सेम टाइम. सेम टाइम में, एक समय में दोनों की इच्छाओं का पूरा होना जरूरी है. ए को जो चाहिए वो बी के पास होना जरूरी है, बी को जो चाहिए वो ए के पास होना जरूरी है. तो यहां पर एक्सचेंज हो सकता था. दैट इज करेक्ट. ए के पास राइस है, उसे व्हीट चाहिए जो बी के पास है. बी के पास व्हीट है, उसे राइस चाहिए जो कि ए के पास है. तो दोनों के पास एक दूसरे का सामान है, तो दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं. तो दैट इज द पॉइंट ऑफ बार्टर सिस्टम. यहां पर बार्टर सिस्टम प्रिवेल हो जाएगा. बट another example, if A is having rice and B is having wheat, A wants rice, A wants wheat. क्या चाहिए इसे? wheat चाहिए. But B wants pulse, इसे दाल चाहिए. A को wheat चाहिए जो B के तो पास है, पर B को pulse यानी दालें चाहिए जो कि A के पास नहीं है. तो यहां पर बार्टर सिस्टम वर्क नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि ए की इच्छा तो पूरी हो सकती है अगर बी उसे अपने व्हीट दे दे तो, बट बी की इच्छा पूरी नहीं होगी क्योंकि ए के पास पल्सेस नहीं है. ए को दालें चाहिए जो कि बी को पल्सेस चाहिए जो कि ए के पास अवेलेबल नहीं है. तो दोनों की इच्छाओं का यहाँ पे एक साथ पूरा नहीं हो पा रहा. दोनों की बॉन्ड्स एक साथ पूरी नहीं हो पा रही है. तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम वर्क नहीं करेगा. तो यही है बेटा डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब यही है, साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ बोथ द बॉन्ड्स ऑफ बायर्स एंड द सेलर्स. बायर और सेलर दोनों की इच्छाओं का एक साथ पूरा होना जरूरी है. अगर किसी भी एक पार्टी, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी उसी समय पर, तो बार्टर सिस्टम वर्क नहीं करेगा. तो द पॉइंट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड इज मस्ट फॉर द बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम के लिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का होना बहुत जरूरी है. तो यही रीजन था बेटा. अगर दोनों बायर और सेलर की इच्छा एक साथ पूरी नहीं हो पा रही थी तो दैट इज द रीजन बार्टर सिस्टम फेल. यही रीजन रहा जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम फेल हो गया, जिसकी वजह से हमारा मनी का इवोल्यूशन हुआ. So next topic is beta
limitations of barter system की limitations, क्या क्या drawbacks रहे? The main drawback is lack of double coincidence of bonds. Lack of double coincidence of bonds. So the main limitation is lack of double coincidence of bond. Double coincidence of bonds की lacking का मतलब है बेटा कमी. Double coincidence of bonds पूरी नहीं हो पाती means at the same time the bonds of both the buyers and the sellers have not been fulfilled. एक समय में buyer और seller दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही थी. So the main drawback of failure of barter system is lack of double coincidence of bonds. Another one is lack of measure of value. Lack of measure of value, हमारे पास कोई कॉमन डिनोमिनेशन नहीं था, कोई कॉमन यूनिट नहीं थी जिसके बेसिस पर हम कॉमोडिटीज की वैल्यू को मेजर आउट कर सकें. कैसे बेटा? सपोज अगर ए के पास क्या थे, ए के पास राइस था और बी के पास वीट थे, तो एक कॉमन वैल्यू नहीं पता था हमें कि अगर ए और बी को एक्सचेंज करना है तो ए के पास राइस है, बी के पास वीट है, दोनों को एक दूसरे का सामान चाहिए, तो कितने राइस के बदले में कितने वीट की जरूरत पड़ेगी, कितने केजीज ऑफ राइस, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ राइस शुड बी गिवन इन एक्सचेंज ऑफ wheat, या how much quantity of wheat should be taken in the exchange of rice. राइस के बदले में कितने wheat देने हैं या wheat के बदले में कितना राइस देना है, कितने किलो चावल दें जो हमें गेहूं मिल जाए या कितना किलो गेहूं दें जो हमें राइस मिल जाए. तो दोनों को एक्सचेंज के लिए, कॉमोडिटीज के एक्सचेंज के लिए हमारे पास कोई कॉमन डिनोमिनेशन नहीं था, कॉमन यूनिट नहीं थी जिसके बेसिस पर हम ये मेजर कर सके कि दोनों की वैल्यूज सेम है या नहीं. Another one is lack of store of value. Lack of store of value means हम यहां पर गुड्स की वैल्यू को स्टोर नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द पेरिशेबल नेचर ऑफ द गुड. बिकॉज ऑफ द पेरिशेबल नेचर ऑफ द गुड्स के पेरिशेबल नेचर की वजह से. पेरिशेबल नेचर का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत सारे गुड्स हमारे पास ऐसे होते हैं विच कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिन्हें हम लंबे समय तक उठाकर या स्टोर कर नहीं रख सकते, वो खराब हो जाएंगे. सच एज ईटेबल्स, हमारे जो ईटेबल्स होते हैं, हमारी वेजिटेबल्स, फ्रूट, तो इन्हें हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते. और कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं जो स्टोरेज हैं, एंड ड्यूरेबल गुड्स. requires money, effort, time. बहुत सारे गुड्स बेटा हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्टोर कर सकते हैं बट दे रिक्वायर मनी. हमें उन्हें स्टोर करने के लिए पैसा चाहिए, एफर्ट की जरूरत पड़ेगी, टाइम भी चाहिए स्टोर करने के लिए, वेयर हाउसिंग भी चाहिए, मेन एक गोडाउन वगैरह चाहिएगा कहाँ हम उसे उठाकर रखें. उसमें रखने के बाद भी वी कैन नॉट एश्योर दैट कि आफ्टर द टाइम द गुड्स में be the same which we have stored in the earlier. अगर हमने उन्हें उठाकर भी रख दिया, अगर हमने उन्हें स्टोर भी कर दिया, उसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि जब हमने उन्हें स्टोर किया था, जब वो जैसे थे बाद में हमें वैसे ही मिलेंगे. वी कैन नॉट एश्योर द फैक्ट, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है हमने गोडाउन में रख दिए, उसमें मॉस्किटोज वगैरह या कुछ इंसेक्ट्स लग जाए, उसमें कीड़े लग जाएं या कोई चूहा आ जाए उसे खराब कर जाए, तो क्या होगा? स्टोरेज भी की प्रॉब्लम थी, स्टोरेज भी डिफिकल्ट था. तो लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, गुड्स को स्टोर करने की भी परेशानी थी. एंड द लास्ट वन इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट क्या होती है बेटा? फ्यूचर पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है बेटा फ्यूचर पेमेंट, पेमेंट विच आर टू बी मेड इन द नियर फ्यूचर.
वो पेमेंट जो हम नियर फ्यूचर में करेंगे, मतलब आज नहीं कर रहे पैसा पे, आज ट्रांजैक्शन तो कर रहे हैं बट उसे इफेक्ट नहीं दे रहे, तो डेट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एक तरह से हम कह सकते हैं इसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पहले बेटा एक एग्जांपल दिया था, ए के पास राइस है, बी के पास वीट है, ए वांट्स राइस, ए वांट्स वीट, ए को वीट चाहिए बट बी वांट्स पल्सेस, बी को पल्स चाहिए। ए कह रहा है तुम मुझे आज अपने वीट दे दो, मैं फ्यूचर में तुम्हें कुछ टाइम बाद पल्सेस ग्रो करा के अवेलेबल करा के दे दूंगा, तो दैट इज द फ्यूचर पेमेंट। हाउ कैन बी बिलीव ए पर बी कैसे भरोसा कर ले कि वो मुझे फ्यूचर में दे देगा, या जिस क्वालिटी का मुझे पल्स चाहिए, जिस क्वालिटी की मुझे दालें चाहिए, वो उसी क्वालिटी की दालें दे देगा। तो लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट यानी फ्यूचर पेमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड यहाँ पर सेटअप नहीं हो पा रहा था कि नियर फ्यूचर में हम पेमेंट का मोड क्या रखेंगे, कितनी क्वांटिटी में हम पेमेंट करेंगे। तो हेयर आर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, ये थी बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, एक साथ दोनों की इच्छाओं का पूरा ना होना। लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमन डिनोमिनेशन नहीं था कॉमोडिटीज की वैल्यू करने के लिए। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, कॉमोडिटीज को स्टोर करने की कमी थी। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट को करने के लिए एक स्टैंडर्ड, एक मेजर आउट हमारे पास नहीं था। तो हियर आर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, दीज आर द लिमिटेशंस विच ब्रिंग्स द इवोल्यूशन ऑफ मनी। ये सारे ड्रॉबैक्स थे बेटा बार्टर सिस्टम के, जिसकी वजह से मनी का इवोल्यूशन पॉसिबल हुआ, मनी का आना पॉसिबल हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा इवोल्यूशन ऑफ मनी। जब बार्टर सिस्टम के अंदर कमियां आने लगी, जब बार्टर सिस्टम हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था, प्रॉपर्ली बार्टर सिस्टम के थ्रू हम एक्सचेंज नहीं कर पा रहे थे, लेन देन नहीं कर पा रहे थे, तो नेक्स्ट इज द इवोल्यूशन ऑफ मनी। अब मनी को आना ही पड़ा। मनी कैसे इवॉल्व हुआ बेटा? ऐसा नहीं है कि मनी जिस फॉर्म में आज हमारे पास अवेलेबल है डायरेक्टली इसी फॉर्म में आया था, नहीं। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मनी इज कॉमोडिटी मनी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ मनी इज कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी मनी क्या थी? कॉमोडिटी विच इज कॉमनली यूज, वर्क एज मनी। बेटा मनी का मतलब सिंपली यहां पर हमने ये जानना है कि मनी पैसा नहीं है सिर्फ, मनी एक वो चीज है जिसके थ्रू हम एक्सचेंज कर सकते हैं। अ थिंग विच कैन बी यूज फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के लेन देन के लिए हर वो चीज मनी कहलाएगी जिसके थ्रू हम एक्सचेंज कर सकते हैं और जिसे लोग इजीली एक्सेप्ट कर लें। एनीथिंग विच इज इजीली एक्सेप्टेड बाय द पीपल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए, गुड्स और सर्विसेज के लेन देन के लिए हर कोई वो चीज मनी है जिसे लोग इजीली एक्सेप्ट कर लें, वो वर्क करेगा एज अ मनी। So the first form of money is commodity money. What is commodity money? Commodities which are commonly used with the commodity which are commonly accepted by the people worked as money. वो सारी चीजें जो लोग जिन्हें commonly accept कर रहे थे, ये जो commonly use की चीजें थी, वो यहाँ पर मनी की फॉर्म में वर्क करना शुरू कर दिया, जैसे लेदर्स, एनिमल्स। तो ये सारी चीजें कॉमनली यूज थी उस टाइम पर। सबसे पहले कॉमोडिटी मनी आई जब मनी का इवोल्यूशन हुआ, तो ये सारी चीजें कॉमनली यूज थी। तो कॉमनली यूज वाले गुड्स, कॉमनली यूज वाली चीजें मनी बनती चली गई। देन सेकेंड फॉर्म ऑफ मनी इज मेटेलिक मनी। क्योंकि कॉमोडिटी में मनी में क्या होता है, कॉमोडिटीज एक्सचेंज कर रहे थे, मतलब वही प्रॉब्लम आने लगी फिर से बार्टर सिस्टम वाली। तो मेटेलिक मनी यूज होनी शुरू कर दी गई, या मेटेलिक मनी आ गई, जिसमें क्या होता था, एक्सचेंज होता था पर्टिकुलरली मेटल्स, एक्सचेंज थ्रू मेटल्स सच एज गोल्ड और सिल्वर। सोने चांदी के थ्रू एक्सचेंज होने लगा। तो मेटेलिक मनी उस टाइम पर हमारे पास पैसा बहुत होता था, गोल्ड बहुत होता था, तो गोल्ड और सिल्वर के एक्सचेंज में हमने कमोडिटीज को खरीदना बेचना शुरू कर दिया। तो जब गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज में आ गए, लोग इजीली एक्सेप्ट करने लगे, बिकॉज वी हैव इनफ
गोल्ड और सिल्वर, तो उस मनी को हमने नाम दे दिया मेटेलिक मनी। तो उस टाइम पर उसके बाद आई मेटेलिक मनी। दूसरा, मेटेलिक मनी इसलिए भी आ गई क्योंकि कॉमोडिटीज को एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो प्रोसेस कैसे करते, कैसे ड्यूरेबल करें, गुड्स को कैसे स्टोर करें, स्टोरेज की भी प्रॉब्लम आने लगी, तो मेटेलिक मनी का इवोल्यूशन हो गया। देन थर्ड वन इज पेपर मनी। पेपर मनी में क्या आ गया बेटा हमारे, करेंसी नोट। करेंसी नोट्स आ गए, पेपर मनी आ गई। इसमें पेपर मनी का इवोल्यूशन बेटा क्यों हुआ, क्योंकि मेटेलिक मनी में हमें गोल्ड और सिल्वर से एक्सचेंज कर रहे थे। दैट डज नॉट सेफ नहीं था गोल्ड और सिल्वर को कहीं लेकर जाना, उसे प्रोसेस करना हैवी हो जाता था कैरी करना। तो आरबीआई के थ्रू करेंसी नोट इश्यू होने शुरू हो गए, इश्यूड बाय आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू हमारे करेंसी नोट पब्लिश होने शुरू हो गए। तो करेंसी नोट के थ्रू हमने एक्सचेंज करना शुरू कर दिया, दैट बिकम्स पेपर मनी। तो थर्ड फॉर्म हो गई बेटा हमारी पेपर मनी। देन फोर्थ, बैंक और क्रेडिट मनी। पेपर मनी के बाद भी क्या हुआ बेटा, पेपर मनी आ गई, करेंसीज को कैरी करने में प्रॉब्लम होने लगी, इतने सारे नोट लेकर चले एक साथ, तो वो भी दिक्कत थी, सेफ नहीं था वो भी। देन बैंक और क्रेडिट मनी। बैंक और क्रेडिट मनी ये वो मनी होती है एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पार्टीज के ट्रस्ट की वजह से, दोनों पार्टीज के बीच में भरोसा होता है इस वजह से, जैसे चेक, ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीओई। तो ये सब क्या है बेटा, बैंक और क्रेडिट मनी का पार्ट है। बैंक और क्रेडिट मनी, चेक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है इश्यू मनी की फॉर्म में, गवर्नमेंट ने नहीं दिया चेक अगर हम किसी को दे रहे हैं या हम किसी का चेक एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर। जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में भरोसा है, तभी तो हमने उससे चेक ले लिया। हमें क्या पता उसके बैंक अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, या मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, अगर मैंने उसे चेक दिया है। एक भरोसे वाली बात है, चेक के थ्रू हम पेमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से करेंसी मनी और ज्यादा सेफ हो गई, पेपर मनी और ज्यादा कन्वीनियंट हो गई। इतने सारी करेंसी को लेकर जाना, पेमेंट करना, उसे काउंट करना बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो बैंक ऑफ क्रेडिट मनी आ गई, चेक दे दिया हमने, ड्राफ्ट दे दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। अकाउंट्स वाले बच्चों को पता होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, बीआर और बीपी। तो इसकी वजह से क्या हुआ बेटा, हमारी मनी को हैंडल करने की प्रॉब्लम और कम हो गई, चेक के थ्रू हमने पेमेंट कर दी। ऐसा नहीं है चेक गवर्नमेंट ने इश्यू करा या आरबीआई ने कहा है कि ये मनी की फॉर्म में यूज करेंगे, नहीं, उन्होंने नहीं कहा, गवर्नमेंट और आरबीआई ने नहीं कहा हमें कि वो चेक मनी है, हम खुद अपने पर्पस पर यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पार्टीज। एंड द फिफ्थ फॉर्म ऑफ मनी इज प्लास्टिक मनी। टुडे व्हाट द मनी फॉर्म वी आर यूजिंग इज प्लास्टिक मनी, दैट इज डेबिट कार्ड। एटीएम जिसे आप नाम से जानते हो, एटीएम कार्ड के थ्रू, एक्चुअली इट इज नोन एज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अब चेक की भी जरूरत नहीं है, पेपर तो बहुत पहले ही कम हो गया था, पेपर का कंजम्पशन तो करेंसी नोट तो बहुत पहले ही कम हो गए थे, हमने करेंसी नोट को लाना ले जाना पहले ही कम कर दिया था जब चेक और ड्राफ्ट आ गए थे। वी सिंपली डूइंग द पेमेंट बाय द हेल्प ऑफ चेक, बाय द हेल्प ऑफ ड्राफ्ट और चेक की मदद से हम पेमेंट कर रहे थे। बट अब चेक और ड्राफ्ट की भी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, बहुत सेफ रखना पड़ता है चेक को, कहीं किसी गलत हाथ पे ना पहुंच जाए चेक, कहीं हमारा चेक खो ना जाए, कहीं उसकी चेक सैंक्शन की डेट ना निकल जाए, बहुत सारी चीजें हैं। तो और ज्यादा सिंपलेस्ट मनी हो गई, दैट इज फॉर्म ऑफ न्यू मनी, plastic money. The latest form of money is plastic money, under which debit cards and credit cards are being covered. जिसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इंक्लूड होते हैं। एक छोटा सा सिंपल सा कार्ड है जिसके थ्रू आप जितनी चाहो उतनी पेमेंट कर सकते हो। तो दैट इज द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक कार्ड। तो
ये है हमारी लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मनी। द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मनी इज प्लास्टिक मनी। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में भी आस्क्ड नेम द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मनी या विच फॉर्म ऑफ मनी इज बीइंग यूज नाउ अडेज। कौन सी मनी यूज कर रहे हैं ज्यादातर हम? प्लास्टिक मनी। लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मनी किस फॉर्म में यूज करते हैं? डेबिट कार्ड के फॉर्म में, क्रेडिट कार्ड की फॉर्म में। तो ऐसा नहीं है बेटा, इवोल्यूशन हमें ये समझा रहा है, मनी का इवोल्यूशन हमें ये समझा रहा है कि जो फॉर्म मनी की आज हमारे पास अवेलेबल है वो पहले से वही फॉर्म नहीं थी। ऐसा नहीं है वो पहले से वही फॉर्म डेवलप हुई थी या वही फॉर्म मनी के हमारे पास आई थी या शुरू से हम उसी मनी को यूज कर रहे हैं, नहीं। वो ट्रांसफॉर्म होकर आज हमारे पास ये बन गई है। सबसे पहले थी कॉमोडिटी मनी, जिसमें कॉमोडिटीज एक्सचेंज होती थी बाटा सिस्टम वाली। देन मेटेलिक मनी, कॉमोडिटी को एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम आने लगी तो हमने प्रीशियस मेटल्स यूज करने शुरू कर दिए। प्रीशियस मेटल्स नेमली हमारे पास गोल्ड और सिल्वर बहुत होता था उस टाइम पे, तो हमने वो यूज करना शुरू कर दिया। फिर वो सेफ नहीं था तो पेपर मनी आ गए, करेंसी नोट्स आ गए। देन बैंक और क्रेडिट मनी, करेंसी नोट को भी काउंट करना, उन्हें लेकर जाना हैवी हो जाता था अमाउंट, तो बैंक और क्रेडिट मनी आ गई जिसमें चेक, ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गए। उसके बाद इनको भी सिंपलेक्स कर दिया, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बन गए। एक छोटा सा कार्ड है, पतला सा प्लास्टिक का, जो बहुत ही कन्वीनियंस फॉर्म में अवेलेबल है, क्योंकि चेक, करेंसी नोट, बारिश आ गई, हमारे पैसे गीले हो जाएंगे, चेक गीला हो जाएगा, खराब हो जाएगा। प्लास्टिक कार्ड में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मनी इज प्लास्टिक मनी। तो हियर इज द इवोल्यूशन ऑफ मनी। ये है हमारा मनी का इवोल्यूशन। सबसे पहले कॉमोडिटी मनी, देन मेटेलिक मनी, देन पेपर मनी, बैंक मनी और क्रेडिट मनी, एंड द लास्ट फॉर्म विच करंटली वी आर यूजिंग इज प्लास्टिक मनी। तो बेटा ये इवोल्यूशन हमारे सिलेबस में है। बार्टर सिस्टम हालांकि अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास उसमें, और इतना डिटेलिंग में हमें पढ़ना भी नहीं है, बट मनी की इवोल्यूशन तक आने से पहले हमें बार्टर सिस्टम पता होना चाहिए। व्हाई वी इवॉल्व्ड मनी, मनी आया ही क्यों? अगर हम चाहें तो डायरेक्ट मनी का भी कर सकते थे, बट वी आर एक्सप्लेनिंग, वी आर डूइंग बार्टर सिस्टम ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस ऑफ द फैक्ट। फैक्ट को अवेयर करने के लिए बाय द इवोल्यूशन ऑफ मनी इज बीइंग डन। मनी का इवोल्यूशन हुआ क्यों? मनी का इंटरवेंशन क्यों हुआ? क्यों रोल मनी का आया? क्योंकि बार्टर सिस्टम अपने आप में कहीं कमी आ रही थी बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम पूरा इतना अच्छा सिस्टम नहीं बन पाया जिसकी वजह से हमें मनी का इवोल्यूशन ना करना पड़े। तो बार्टर सिस्टम के अंदर जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए मनी का इवोल्यूशन हुआ, इसलिए मनी आया। तो here is the concept evolution of money. होप इतना सभी को क्लियर होगा। That's all for today. Thank you. Tomorrow we will going to continue our same chapter, chapter number 5, money, from the topic we are ended today. Thanks and have a nice day, students.